हेलो दोस्तों, आज हम मार्शल गॉड्स टीम सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और टाइम जाए किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है। यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोग इमोर्टल हैं जो कि कल्टीवेट और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करके और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और उन्हीं के साथ यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर मोर्टल्स भी रहते हैं और मोर्टल्स भी कल्टीवेट करके इमोर्टल बन सकते हैं। और यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग कल्टीवेटर हैं वो ऊपर हवा में भी उड़ सकते हैं, और उसी के साथ वो कभी न खत्म होने वाली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और वो लोग जो यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कल्टीवेट नहीं कर सकते, उनकी औकात बस एक चींटी के बराबर है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जंगल के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था, और यही लड़का हमारी सीरीज का मेन हीरो है और इसका नाम यू है। और तभी यू के सामने खड़ा एक एल्डर यू से कहता है, तुमने एम्परर को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम इस काबिल नहीं हो कि एम्परर को मार पाओ। और वो एल्डर यू से कहता है, बहुत अफसोस की बात है, तुम अपर इमोर्टल लेवल पे पहुंच गए हो, पर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आज तुम यही मरने वाले हो। और ये कहकर वो एल्डर ऊपर हवा में उठ जाता है और वो तीनों मिलकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक यू पे करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसके रूम के अंदर देखते हैं, और तभी यू हड़बड़ाकर उठ जाता है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगता है, और तभी वहाँ पे एक गार्ड कहता है, प्रिंस लॉर्ड वापस आ गए हैं। ये सुन के यू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है, क्या अभी भी मेरे फादर जिंदा है? उसके बाद हमें यू के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ था, पर यू जब सिर्फ 7 साल का था तब एम्परर चालाकी से यू के ग्रैंडफादर को मार देता है, और यू की मदर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती है। उसके कुछ सालों बाद एम्परर यू के फादर को भी मरवा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसी मिरर के सामने देखते हैं और यू कहता है, मेरे फादर को एम्परर ने मरवा दिया था। उसके बाद यू खुद से ही कहता है, मुझे एक और चांस मिला है सब कुछ ठीक करने का, और इस बार मैं अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मैं अपने ग्रैंडफादर और मदर को तो नहीं बचा पाया, पर मैं अपने फादर को जरूर बचाऊंगा, फिर उसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे लाइफ ने एक और चांस दिया है तो मैं ये चांस यूं ही नहीं गवा सकता। मुझे बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अपने फादर को बचा सकूं। और तभी एक बार फिर से उस गार्ड की आवाज आती है, प्रिंस आपके फादर वापस आ गए हैं, तो आप जाके उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने के लिए आता है। तभी यू का फादर यू को देखकर कहता है, यू आज मैं तुमसे 1 मंथ के बाद मिल रहा हूँ, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। ये सुन के यू अपने मन में सोचने लगता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि वो मेरी मदर को मरने से नहीं बचा पाए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं जान गया हूँ कि वो सब एम्परर का किया धरा था। ये सब सोच के यू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर यू के फादर यू से कहते हैं, यू तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। और तभी वो एक पोर्टल से एक बॉक्स को बाहर निकालते हैं और वो बॉक्स यू को देते हुए कहते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उस बॉक्स को देखकर यू कहता है, ये क्या है? जिसपे यू के फादर कहते हैं, इसे खोल के देखो। ये सुन के यू उस बॉक्स को देखते हुए कहता है, ये बॉक्स देखने में तो छोटा सा लग रहा है, पर इस बॉक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा है। ये सब सोच के यू उस बॉक्स को ओपन कर देता है, और जैसे यू उस बॉक्स को ओपन करता है उस बॉक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जिसे देखकर एक पल के लिए यू भी शॉक हो जाता है। जहाँ उस बॉक्स के अंदर 2 पिल्स और एक स्किल बुक रखी हुई थी, और यू उस स्किल बुक को देखते हुए कहता है, ये तो 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है। ये देख के यू के फादर यू से कहते हैं, तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पिल्स अपने लिए रखी हुई थी, पर अब मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया हूँ, इसलिए अब ये पिल्स मेरे किसी काम की नहीं है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा जिंदा रहने के लिए। पर तुम अभी भी यंग हो तो तुम 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल को सीख सकते हो। इस टेक्निक को सीखने से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। उसके बाद यू के फादर यू से कहते हैं, एक न एक दिन मैं मर जाऊंगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस काबिल हो जाओ कि खुद को डिफेंड कर पाओ। ये सुन के यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो भागकर अपने फादर की तरफ जाते हुए कहता है, फादर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप हमेशा जिंदा रहोगे। ये सुन के यू के फादर कहते हैं, यू तुम बस इस बॉक्स को रख लो, ये 2 पिल्स 9 मिस्टीरियस इन्फेर्नो फ्रूट पिल्स हैं जो मुझे अंडरवर्ल्ड से मिली थी। इन पिल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए तुम इन पिल्स को तब ही रिफाइन करना जब तुम 3 सन रियाला में पहुंच जाओ। उसके बाद यू के फादर यू से कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ, तो तुम भी जाके रेस्ट करो। ये सुन के यू अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहता है, ओके, और वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम यू को देखते हैं जो खुद से कहता है, मुझे लाइफ ने एक और चांस दिया है ताकि मैं अपने साथ हुई घटनाओं को बदल सकूं। इस बार मैं बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकूं। उसके बाद यू अपने रूम में बैठकर उस स्किल बुक को देखते हुए कहता है, ये तो 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल है जो कि ज़ेन यू किंग हाउस की सीक्रेट टेक्निक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और फेमस टेक्निक है। इस टेक्निक के 9 रियलम्स हैं, और अगर कोई इस टेक्निक को मास्टर कर ले तो वो अपनी एक ही स्ट्राइक से एक स्मॉल माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यू उस टेक्निक को देखते हुए कहता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में इस टेक्निक को नहीं सीख पाया था, और जब मुझे ये टेक्निक मिली थी तब मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था, पर इस बार मैं इस टेक्निक को जरूर सीखूंगा और इस टेक्निक को मास्टर करूंगा। उसके बाद यू कहता है, मुझे 5 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बनना
करना होगा, तभी मैं अपनी पिछली लाइफ में हुई घटनाओं को चेंज कर पाऊंगा और इसके लिए मुझे किसी अल्टीमेट मेथड का यूज करना होगा। और ये कहकर यू कल्टीवेट करने लगता है और यू अपने स्पेस रियल में पहुंच जाता है। और यू कहता है अपनी पिछली लाइफ में जब मैं यहाँ से गया था तब मैंने एक इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया था और उस सेक्ट के अंदर मैंने बहुत ज्यादा पावरफुल और सुप्रीम टेक्निक्स को सीखा था, जिसकी वजह से मैं अपर इमोर्टल लेवल में पहुंच पाया था। और तभी यू के सामने डाउएस्ट हार्ट मिरर नाम की एक टेक्निक आ जाती है। इस टेक्निक को सिर्फ इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स ही कल्टीवेट कर पाते हैं और ये टेक्निक 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल से बहुत ज्यादा पावरफुल है। डाउएस्ट हार्ट मिरर टेक्निक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक है क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं जानता कि इसकी फुल पावर क्या है। उसके बाद यू उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए यू कहता है मार्शल आर्ट्स के 6 रियलम्स हैं और जैसे जैसे मैं इन रियलम्स में ब्रेक थ्रू करता जाऊंगा मैं और भी ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा। उसके बाद यू कहता है मुझे अपनी की एनर्जी को अपनी मेरिडियंस के अंदर ट्रांसफर करना होगा और मुझे अपनी मेरिडियंस को अनलॉक करना होगा ताकि मैं स्पिरिचुअल पावर का यूज कर पाऊं। और ये कहकर यू उसी की प्रैक्टिस करने लगता है और तभी यू से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है और तभी यू अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने सामने रखी कैंडल को बुझा देता है। ये देखकर यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है डाउएस्ट हार्ट मिरर टेक्निक को कल्टीवेट करने से मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। और यू कहता है मेरी इस लाइफ की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी पिछली लाइफ की स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद यू कल्टीवेशन करने लगता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और तभी यू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है और वो कहता है मुझे लगा था मेरी इस लाइफ की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पर ऐसा नहीं है। मेरी इस लाइफ की कल्टीवेशन स्पीड तो मेरी पिछली लाइफ की कल्टीवेशन स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्लो है। और यू कहता है मैं अपनी पिछली लाइफ में इमोर्टल सेट के अंदर कल्टीवेट कर रहा था और इमोर्टल सेट की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर होती है इसलिए वहाँ पे मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर नहीं है जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। और अब मुझे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स का यूज करके अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना होगा और ऐसा मुझे 5 साल के अंदर अंदर करना होगा क्योंकि अगर मैं 5 साल के अंदर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल पाऊंगा। उसके बाद यू उन पिल्स को देखते हुए कहता है अभी तो मैं इन पिल्स को भी रिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं इन पिल्स को तभी रिफाइन कर सकता हूँ जब मैं 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल को सीखूं और अगर उस टेक्निक को सीखे बगैर मैंने इन पिल्स को रिफाइन किया तो उसका नतीजा बहुत ज्यादा बुरा होगा और अभी के लिए मैं इस रिस्क को नहीं उठा सकता। और ये कहकर यू उस बॉक्स को बंद कर देता है और वो खुद से ही कहता है कोई ना कोई रास्ता तो और जरूर होगा। और तभी यू के अंदर से एक स्पिरिचुअल लाइटनिंग फ्लावर बाहर आता है और उस लाइटनिंग फ्लावर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और वो लाइटनिंग फ्लावर यू को एक टर्टल्स आर्मर की तरफ इशारा करता है और यू उस लाइटनिंग फ्लावर को देखते हुए कहता है ये तो वही लाइटनिंग फ्लावर है जिसकी वजह से मुझे ये न्यू लाइफ मिली है। और ये कहकर यू उस टर्टल आर्मर की तरफ चला जाता है। उसके बाद यू उस टर्टल आर्मर को रिफाइन करने लगता है और जैसे यू को उस टर्टल आर्मर की पावर महसूस होती है और यू कहता है इस टर्टल आर्मर के अंदर तो इमोर्टल लेवल की स्पिरिचुअल पावर है जिसे रिफाइन करने के बाद मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यू कहता है मैं नहीं जानता कि इस टर्टल आर्मर के अंदर कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है इसलिए अब मुझे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे कल्टीवेशन करनी चाहिए। और ये कहकर यू उस टर्टल आर्मर के ऑरा की मदद से कल्टीवेट करने लगता है और तभी यू से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और तभी यू अपनी आंखें खोल लेता है और यू कहता है फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। और यू कहता है गॉड मेरी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है गॉड चाहते हैं कि मैं और ज्यादा पावरफुल बनूं। उसके बाद यू अपने रूम की खिड़की की तरफ जाते हुए कहता है मैंने एक रात के अंदर ही अर्ली की रियलम से स्ट्रेंथ रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर ये बात किसी को पता चली तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा और वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ एक रात के अंदर ही अर्ली की रियलम से स्ट्रेंथ रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद यू अपने घोड़े पे बैठकर सिटी के अंदर चला जाता है और यू सिटी के अंदर घूमते हुए कहता है ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। उसके बाद यू एक पुराने टेम्पल के पास पहुंच जाता है जहाँ वो अपनी मदर के लिए प्रेयर करवाने आया था। उसके बाद यू उस टेम्पल के मोंक से कहकर अपनी मदर के लिए प्रेयर करवाता है जहाँ पे यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो काफी टाइम उस टेम्पल के अंदर गुजारता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को एक होटल के अंदर देखते हैं और तभी यू को उस होटल के बाहर प्रिंसेस लिंग ही नजर आती है। ये देखकर यू उस होटल से बाहर जाने लगता है और यू जाकर प्रिंसेस लिंग ही के रास्ते में खड़ा हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस लिंग ही कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पे यू कहता है अगर मैं तुम्हारे रास्ते से ना हटूं तो तुम क्या कर लोगी। और ये कहकर यू प्रिंसेस लिंग ही को गौर से देखने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस लिंग ही समझती है यू मुझे बुरी नजर से देख रहा है। उसके बाद प्रिंसेस लिंग ही अपने गार्ड से कहते हैं इस लड़के को मेरे रास्ते से हटाओ और इसे अच्छा सबक सिखाना। ये सुन के वो दोनों गार्ड यू की तरफ बढ़ जाते हैं पर तभी यू उस होटल की खिड़की से बाहर जंप लगा देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को एक ट्रायर शॉप के अंदर देखते हैं और तभी वहाँ पे खड़ी लड़की यू से कहती है सर आपको क्या चाहिए, जिसपे यू कहता है मुझे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स चाहिए। ये सुन के वो लड़की एक पोर्टल से काफी सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स बाहर निकालती है पर तभी यू की नजर एक रूट पे पड़ती है। यू को उस रूट को देखता पाकर वो लड़की यू से कहती है सर ये रूट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और हम भी नहीं जानते ये रूट हमारे पास कैसे आई और इस रूट के अंदर बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर है। ये सुन के यू कहता है मैं इस डैगर को बाय करना चाहूंगा और इस रूट को भी बाय करना चाहता हूँ। उसके बाद यू उन दोनों चीजों को लेकर अपने पैलेस की तरफ चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसके रूम के अंदर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ यू अपने स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ही उसका स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर बाहर आ जाता है और जैसे ही वो लाइटिंग फ्लावर बाहर आता है तभी वो टर्टल आर्मर और वो रूट ऊपर उठ जाते हैं। और ये देखकर यू टाइम न जाया करते हुए अपनी कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद यू अपनी फर्स्ट मेरिडियन को ओपन कर लेता है और इसी तरह यू को कल्टीवेट करते करते पूरी रात गुजर जाती है। उसके बाद यू का स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर दोबारा उसके अंदर चला जाता है और उसका टर्टल आर्मर भी नीचे गिर जाता है। पर तभी यू अपनी आंखें खोल लेता है और यू खुश होते हुए कहता है मैंने अपनी 3 मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। और यू उस टर्टल आर्मर की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है इस टर्टल आर्मर की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है। और तभी यू की नजर उस स्पिरिचुअल रूट पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी और यू उस स्पिरिचुअल रूट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यू कहता है ये डेड स्पिरिचुअल रूट तो बिल्कुल ठीक हो गई है। और यू उस रूट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है मुझे लगता है स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर ने इस रूट को बिल्कुल ठीक कर दिया है और इस रूट की स्पिरिचुअल पावर भी वापस लौट आई है। और यू कहता है मुझे लगता है इस स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर की मदद से किसी मरी हुई चीज को भी वापस रिबॉर्न किया जा सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसके फादर के ट्रेजर हाउस के अंदर देखते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रेजर्स रखे हुए थे और यू उस ट्रेजर हाउस से अपने फादर की रियान हु किंग सील उठा लाता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसके बाद यू उस ट्रेजर हाउस से बाहर आ जाता है और जैसे यू उस ट्रेजर हाउस से बाहर आता है तभी उसे वहाँ पे वू जियांग नजर आता है जो कि उसका कजन था। यू वू जियांग के ग्रुप को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पर तभी वू जियांग यू को आवाज लगाते हुए कहता है आज तो प्रिंस खुद ट्रेजर हाउस के अंदर आए हैं, क्या प्रिंस यहाँ से कुछ लेने के लिए आए थे? ये सुन के यू कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसपे वू जियांग कहता है मैंने कुछ दिन पहले ही नियान रियाला में ब्रेक थ्रू किया है तो इसलिए अब मैं ट्रेजर हाउस से किसी भी स्पिरिट टूल को ले सकता हूँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और वू जियांग यू से कहता है मैंने तुमसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक ट्रेजर लेने के लिए आया हूँ और कहीं तुम मेरा ही ट्रेजर उठाकर तो नहीं जा रहे। उसके बाद वू जियांग खुद ही हंसते हुए कहता है पर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उस ट्रेजर को यूज कर पाओ। उसके बाद यू कहता है वू जियांग अभी भी सिर्फ 18 साल का ही है पर इसने अभी से ही नियान रियाला में ब्रेक थ्रू कर लिया है। कुछ भी हो पर वाकई वू जियांग एक जीनियस है, बल्कि ये पूरे चाओशेंग कैपिटल का जीनियस है। उसके बाद यू वू जियांग से कहता है तो ब्रदर वू जियांग ने नियान रियाला में ब्रेक थ्रू कर लिया है और यू वू जियांग को ब्रेक थ्रू करने पर कांग्रेचुलेशन कहता है। और यू वू जियांग से कहता है ब्रदर वू जियांग आप परेशान ना हो, आप जो ट्रेजर चाहते हैं वो मैंने नहीं लिया। और ये कहकर यू वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वू जियांग यू का रास्ता रोकते हुए कहता है प्रिंस क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ट्रेजर हाउस से क्या लिया है? जिसपे यू कहता है क्या तुम प्रिंस हो जो मैं तुम्हें बताऊं? ये सुन के वू जियांग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है पहले तो ये मुझसे बहुत ज्यादा डरता था पर अब ये मुझसे क्यों नहीं डर रहा, आखिर इसके साथ क्या हुआ है जो ये इतना ज्यादा बहादुर हो गया है? और तभी एक लड़की जिसका नाम जाओ लिंगार था वो यू के बीच में आते हुए कहती है प्रिंस आप वू जियांग को दिखा क्यों नहीं देते कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? ये सुन के यू गुस्से से लिंगार से कहता है तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सुन के लिंगार कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। पर तभी वू जियांग कहता है भूल जाओ और वो यू से कहता है अगर तुमने ट्रेजर हाउस से मेरे वाला ट्रेजर लिया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वू जियांग उस ट्रेजर हाउस की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद यू भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसके रूम के अंदर देखते हैं जहाँ यू के सामने टर्टल आर्मर और मैजेस्टिक रियान हु किंग सील रखी हुई थी। और तभी यू अपने स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर को बाहर निकालता है और वो एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है यू को कल्टीवेट करते हुए। और तभी यू से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होता है और यू की 4th मेरिडियन भी ओपन हो जाती है। और तभी वो स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर यू के अंदर चला जाता है और यू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मेरा लाइटिंग फ्लावर भी इस किंग सील को ठीक नहीं कर पाया, क्या इसका मतलब है कि ये किंग सील मेरे लाइटिंग फ्लावर से भी ज्यादा पावरफुल है? और ये कहकर यू एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है और देखते ही देखते उसकी सभी मेरिडियंस ओपन हो जाती हैं। ये देखकर यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पर तभी उसकी नजर किंग सील पे पड़ती है जिससे बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा था। ये देखकर यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है? और यू उस किंग सील को उठाते हुए कहता है तो फाइनली मेरे स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर ने इसको ठीक कर ही दिया। और यू कहता है जब मेरे फादर को इस बारे में पता चलेगा कि मैंने किंग सील को ठीक कर दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और ये कहकर यू उस किंग सील में अपना ऑरा ट्रांसफर करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम वू जियांग को एक फाइटिंग एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ वू जियांग अपने ग्रुप को अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल दिखा रहा था। वू जियांग ये सब बस अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए कर रहा था। और तभी वहाँ पे यू आने लगता है और यू को वहाँ देखकर वू जियांग जंप करता हुआ यू के सामने पहुंच जाता है और वू जियांग यू का रास्ता रोकते हुए कहता है आज प्रिंस मार्शल आर्ट्स एरिना के अंदर क्या कर रहे हैं? ये सुन के यू वू जियांग से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। पर वू जियांग यू के रास्ते से नहीं हटता और ये देखकर यू अपना रास्ता चेंज कर लेता है। पर तभी वू जियांग का दोस्त यू का रास्ता रोक लेता है। उसके बाद वू जियांग के सभी दोस्त यू का मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी वू जियांग यू के पास आते हुए कहता है और वो यू से कहता है मैंने सुना है कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर लॉर्ड वापस आ गए हैं और उन्होंने तुम्हें 9th सन स्नो मेल्टिंग स्किल दी है सीखने के लिए। मैं उस स्किल के बारे में काफी कुछ जानता हूँ पर आज तक मैंने उस स्किल की ट्रू फॉर्म नहीं देखी, तो क्यों न तुम हम सबको 9th सन स्नो मेल्टिंग स्किल की पावर को दिखाओ। ये सुन के यू सोचता है कि जब मेरे फादर ने मुझे वो टेक्निक दी थी तब वहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन नहीं था, तो फिर वू जियांग को ये कैसे पता चला कि मेरे फादर ने मुझे वो टेक्निक दी थी? इसका मतलब उस दिन छुपकर कोई हमारी बातें सुन रहा था। उसके बाद यू वू जियांग
जियांग से कहता है मैं तुम्हें वो स्किल दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के वू जियांग यू से कहता है तो फिर क्यों ना हम एक बैट लगाएं। अगर तुमने मेरे 3 मूव्स को रोक लिया तो तुमने जो भी कहा वो मैं करूंगा, पर अगर तुम मेरे 3 मूव्स को नहीं रोक पाए तो फिर तुम्हें अपनी 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल मुझे देनी होगी। ये सुन के यू कहता है ओके ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम्हारा ये सर्वेंट मेरा होगा। ये सुन के वू जियांग थोड़ा शौक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये सर्वेंट इसे क्यों चाहिए। उसके बाद वू जियांग यू से कहता है ओके मुझे मंजूर है। उसके बाद वो दोनों जंप करते हुए फाइटिंग अरीना के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वू जियांग अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी टाइगर स्पिरिट से यू पे अटैक कर देता है और उस अटैक को अपनी तरफ आता देकर यू भी ऊपर हवा में उठ जाता है। और ये देखकर वू जियांग कहता है क्या ये पागल हो गया है जो ये मेरे अटैक को सामने से रोकना चाहता है। ये सोच के वू जियांग कहता है मैं इसे डायरेक्टली तो नहीं मार सकता, पर अगर ये इस तरीके से मार गया तो कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। पर तभी यू अपने सिर्फ एक हाथ से ही वू जियांग की टाइगर स्पिरिट को रोक देता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वहाँ पे खड़ा वू जियांग के एक दोस्त कहता है ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, इसने एक निया रियलम के कल्टीवेटर का अटैक इतनी इजीली कैसे रोक लिया। वहीं वू जियांग भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है तो तुमने की रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये कहकर वू जियांग यू से कहता है तुमने की रियलम में तो ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे अटैक्स को नहीं रोक पाओगे। और ये कहकर वू जियांग अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर हवा में उठ जाता है और वो एलिफेंट पाम से यू पे अटैक कर देता है। और ये देखकर यू भी थोड़ा शौक हो जाता है, पर तभी यू अपना ऑरा रिलीज कर देता है जिसे देखकर एक पल के लिए वू जियांग भी थोड़ा डर जाता है और वू जियांग का ये अटैक भी बेकार जाता है। और ये देखकर वू जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यू से कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, पर अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर वू जियांग अपने स्पिरिट टूल को बाहर निकालता है जो कि ग्रीन टर्टल था और वो ग्रीन टर्टल यू पे अटैक कर देता है। ये देखकर यू अपना रेड ऑरा रिलीज कर देता है और वो अपनी इमोर्टल स्किल का यूज करते हुए उस ग्रीन टर्टल के वीक पॉइंट पे अटैक कर देता है जिससे वू जियांग का ये अटैक भी बेकार जाता है। और ये देखकर वू जियांग और वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो सभी कहते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद यू वू जियांग के पास जाते हुए कहता है तुम हार गए और अब से तुम्हारा सर्वेंट बॉय मेरा हुआ। उसके बाद जू उस सर्वेंट बॉय की तरफ जाता है जिसका नाम जियो था और यू जियो के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू और जियो को देखते हैं जो अपने पैलेस के पास पहुंच जाते हैं और यू जियो को उसके रहने की जगह दिखाते हुए कहता है मैं इस यार्ड की सफाई तुम पे छोड़ता हूँ, इसके अलावा और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और हाँ मेरे रूम के नजदीक मत आना। उसके बाद यू अपने रूम से जियो को सफाई करते हुए देखता है और यू सोचते हुए कहता है जियो ने मेरी पिछली लाइफ में अपने मास्टर की जान बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया था और इसीलिए आज मैंने इसे वू जियांग से मांग लिया। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसी होटल के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि एंथम रॉयल टेस्ट कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है और उसमें सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो 3rd लेवल पे है। ये सुन के यू कहता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में रॉयल एंथम टेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार मैं उस रॉयल एंथम टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करूंगा और उसे जीतूंगा भी। और यू कुछ सोचते हुए कहता है पत्नी इस बार रॉयल एंथम टेस्ट में आएगी या नहीं। उसके बाद यू को अपनी पिछली लाइफ की यादें आने लगती हैं जहाँ उस लड़की को कुछ लोगों ने घेरा हुआ था और उस लड़की ने उन सब लोगों से बचने के लिए नीचे खाई में जंप लगा दी थी और यू उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और यू कहता है आखिर वो लड़की थी कौन और वो लोग कौन थे जो उसे मारना चाहते थे, पर कुछ भी हो इस बार मैं उस लड़की को बचा लूंगा। उसके बाद यू उस होटल से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और तभी यू अपनी आंखें खोलते हुए उस बॉक्स को बाहर निकालता है जो उसे उसके फादर ने दिया था और यू उस बॉक्स के अंदर रखी पिल्स को देखते हुए कहता है रॉयल एंथम टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है और मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। और यू कहता है मैं अपनी इमोर्टल स्किल को सबके सामने यूज नहीं कर सकता, इससे मेरे साथ साथ मेरे फादर भी खतरे में पड़ जाएंगे। और ये कहकर यू 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल की बुक को पढ़ने लगता है। उसके बाद यू एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है जिसकी वजह से यू से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी रोशनी यू के रूम से बाहर निकल रही थी। और तभी उस रोशनी की वजह से जियो उठ जाता है और वो भागकर यू के रूम की तरफ जाता है और वो यू के डोर को नॉक करने लगता है और तभी यू डोर ओपन करते हुए जियो से कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे जियो कहता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके रूम से गोल्डन लाइट बाहर निकलते हुए देखी, मुझे लगा आपके रूम में आग लग गई है इसलिए मैं यहाँ आया था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ यू जियो से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुन के जियो वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है और यू भी अपने रूम में आते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक रात के अंदर ही 9 सन स्नो मेल्टिंग स्केल के 3 सन रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया। और यू कहता है मेरे फादर ने मुझे कहा था जब मैं 3 सन रियल में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ तब मैं इन फ्लेम फ्रूट पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद यू उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने की वजह से यू से बहुत ज्यादा रेड ऑरा निकलने लगता है जिसकी वजह से यू को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। पर
यू हार न मानते हुए उस पिल को रिफाइन करने लगता है और देखते ही देखते यू उस पिल को रिफाइन कर लेता है और यू खुश होते हुए कहता है मैं फोर्स अनरियलम में ब्रेक थ्रू कर गया हूँ और उसी के साथ मैं की रियलम के मिड में पहुंच गया हूँ। इस पिल का इफेक्ट तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है और यू कहता है सिर्फ एक पिल खाने से ही मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ, अगर मैं दूसरी भी पिल खा लूँ तो हो सकता है मैं लेट की रियलम में पहुंच जाऊँ। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ यू जियो के साथ रॉयल एंटम टेस्ट के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों रॉयल हंटिंग गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी यू को वहाँ पे वू जियांग भी नजर आता है जो अपने ग्रुप के साथ वहाँ आया हुआ था और तभी क्राउन प्रिंस भी अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और तभी वहाँ पे एक गार्ड अनाउंसमेंट करते हुए कहता है रॉयल हंटिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है तो मैं आप सबको उसके रूल्स बता देता हूँ। उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक मैप दिया जाता है और वो गाइडर उन सब से कहता है रॉयल हंटिंग एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे हेवन लेवल के डीमन क्रिएचर रहते हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप रॉयल हंटिंग एरिया के ज्यादा अंदर ना जाएं। उसके बाद वो गाइडर उन सबको बताता है अगर आप एक लो येलो लेवल बीस्ट को मारते हैं तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप एक हाई येलो लेवल बीस्ट को मारते हैं तो उसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप एक एक्सट्रीम येलो लेवल बीस्ट को मारेंगे तो उसके आपको 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो कहता है आप सबको 3 दिन के अंदर अंदर रॉयल हंटिंग गेट के पास वापस आना होगा और उसी के साथ आप इन फायर वर्क्स को अपने साथ ले जाएं। जब आपकी लाइफ खतरे में होगी तब आप इसके जरिए हमें सिग्नल भेज सकते हैं। उसके बाद सभी एक एक करके उस रॉयल हंटिंग गेट के अंदर इंटर कर जाते हैं। तब यू और जियो भी अपने फायर वर्क्स को उठाकर उस गेट के अंदर इंटर कर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों रॉयल हंटिंग एरिया के अंदर चले जाते हैं और तभी यू को अपने सामने एक घोस्ट फेस बर्ड नजर आती है। ये देखकर यू अपने तीर की मदद से उस घोस्ट फेस बर्ड पे अटैक कर देता है जिससे वो बर्ड उड़ते हुए नीचे आ गिरती है और यू जियो से उस बर्ड के अंदर का डीमन क्रिस्टल लाने को कहता है। उसके बाद जियो एक छोटा सा डीमन क्रिस्टल लाकर यू को दे देता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो दोनों रेस्ट करने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। पर तभी एक व्हाइट स्नेक बीस्ट जियो पे अटैक कर देता है और ये देखकर यू जल्दी से जियो को पीछे खींच लेता है और यू उस स्नेक बीस्ट को देखते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वाकई एक स्नो किंग स्नेक है? ये स्नेक बीस्ट यहाँ कैसे आ गया? ये तो स्नो माउंटेन्स पे रहते हैं। और ये कहकर यू अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है और यू अपनी सोर्ड से उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो स्नेक बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यू पे अटैक कर देता है। पर यू उसके अटैक से बचते हुए एक बार फिर से अपनी सोर्ड से उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर देता है और यू की सोर्ड उस स्नेक बीस्ट के अंदर ही रह जाती है। उसके बाद यू अपनी मल्टीपल शैडो सोर्ड टेक्निक का यूज करता है जिससे एक के बाद एक सोर्ड जाकर उस स्नेक बीस्ट को लगने लगती है और देखते ही देखते वो बीस्ट वहीं मारा जाता है। वहीं उस स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करते करते यू भी बहुत ज्यादा थक चुका था और यू भी नीचे गिर जाता है और तभी जियो पानी लाकर यू को देता है। पानी पीने के बाद यू जियो से कहता है जल्दी से इस स्नेक बीस्ट का भी डीमन क्रिस्टल ले आओ और मेरी सोर्ड को भी उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेना। उसके बाद जियो वो सोर्ड और वो डीमन क्रिस्टल लाकर यू को दे देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो एक माउंटेन के पास जाके रुक जाते हैं और वो उसी माउंटेन के ऊपर रात गुजारने का सोचते हैं। उसके बाद वो दोनों उस माउंटेन की केव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे यू कल्टीवेट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने लगता है और तभी यू से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और यू सरप्राइज होते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने रॉयल हंटिंग एरिया के अंदर ही लेट की रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी यू को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और तभी हम उस केव के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हर तरफ पिंक स्मोक फैला हुआ था और तभी यू उस स्मोक को देखते हुए कहता है इसकी डायरेक्शन तो युआन ली केव की तरफ है। और तभी यू अपनी पावर आई साइड की पावर की मदद से उस तरफ देखता है जहाँ सभी लोग उसी स्मोक की तरफ बढ़ रहे थे और ये देखकर यू कहता है जरूर यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रेजर आने वाला है और उस ट्रेजर का कोई भी ओनर नहीं है तो इसलिए हमें भी वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है वो ट्रेजर हमें ही मिल जाए। उसके बाद यू और जियो भी भागकर उसी तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद सब लोग पर्पल स्मोक के पास पहुंच जाते हैं और तभी हम उस ट्रेजर को देखते हैं जो कि एक फ्लावर था जिसे देखकर वहाँ पे खड़ा एक लड़का कहता है ये तो स्पिरिचुअल फ्लावर है जिसकी मदद से हम नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोग उस पर्पल स्मोक के अंदर चले जाते हैं पर जैसे ही वो सब उस पर्पल स्मोक के अंदर जाते हैं वो सभी अपना रास्ता भूल जाते हैं और तभी यू भी उस पर्पल स्मोक के अंदर चला जाता है पर यू पे उस पर्पल स्मोक के इल्यूजन का कोई भी असर नहीं होता और यू उसी तरह भागता हुआ उस स्पिरिचुअल फ्लावर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद यू उस स्पिरिचुअल फ्लावर को उठा लेता है और तभी यू की नजर एक बड़े से स्टोन पे जाती है जिसे यू अपनी स्पिरिचुअल पावर से ब्रेक कर देता है जहाँ उस स्टोन के नीचे एक क्रिस्टल रखा हुआ था और जैसे यू उस क्रिस्टल को उठाता है पर्पल स्मोक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये देखकर क्राउन प्रिंस भागकर उस स्पिरिचुअल फ्लावर की तरफ जाता है पर उसे वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल फ्लावर नहीं मिलता। ये देखकर क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम में से किसकी हिम्मत हुई उस स्पिरिचुअल फ्लावर को लेने की? जिसने भी उस स्पिरिचुअल फ्लावर को लिया वो मुझे वापस कर दे वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग खामोश हो जाते हैं। ये देख के क्राउन प्रिंस कहता है मुझे पता है तुम में से किसी ने उस स्पिरिचुअल फ्लावर को लिया है। और क्राउन प्रिंस कहता है अगर तुमने स्पिरिचुअल फ्लावर मुझे वापस दे दिया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें स्पिरिचुअल फ्लावर के इक्वल अमाउंट्स के ट्रेजर्स दूंगा। ये सुन के भी वो सभी लोग खामोश रहते हैं और ये देखकर क्राउन प्रिंस वहाँ से गुस्से से जाने लगता है पर तभी वो क्राउन प्रिंस यू के पास रुकते हुए कहता है तो ज़ियान हु किंग हाउस के प्रिंस यू हो ना? ये सुन के यू क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए कहता है यस प्रिंस। ये सुन के क्राउन प्रिंस यू से कहता है क्या तुमने उस स्पिरिट फ्लावर को देखा है? ये सुन के यू कहता है मैं एक की रियलम का कल्टीवेटर हूँ तो फिर भला मैं उस स्पिरिट फ्लावर को कैसे ले सकता हूँ। उसके बाद वो क्राउन प्रिंस यू से कहता है मैंने सुना है तुम 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल टेक्निक को सीख रहे हो तो मुझे भी दिखाओ वो स्किल कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर क्राउन प्रिंस यू पे अटैक कर देता है पर तभी
जियो यू को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो अटैक जियो को लगता है, जिससे जियो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और यू भागकर जियो की तरफ जाता है और वो जियो से कहता है तुम ठीक तो हो ना, पर तभी जियो बेहोश हो जाता है। ये देखकर यू जियो को वहाँ से उठाकर जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ यू जियो को लेकर युआन ली केव के पास पहुंच जाता है। उसके बाद यू जियो को उस केव के अंदर एक बड़े से स्टोन पे लेटा देता है और यू जियो से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और ये कहकर यू उस स्पिरिट फ्लावर को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद यू उस स्पिरिट फ्लावर को बीच में से आधा काट देता है और यू उस आधे फ्लावर को जियो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और तभी जियो की सभी हड्डियां वापस से जुड़ने लगती हैं। उसके बाद जियो बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर जियो को ठीक करने में यू की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल खत्म हो गई थी और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। ये देखकर यू भी उस स्पिरिट फ्लावर के एक पार्ट को खा लेता है और उसके बाद यू उसको रिफाइन करने लगता है, पर तभी यू से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और यू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस फ्लावर के सिर्फ एक पार्ट से ही ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। उसके बाद यू एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है और तभी हम जियो को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल लेता है और जियो यू को नीचे बैठा देकर उठने लगता है। ये देखकर यू जियो से कहता है अभी तुम लेटे रहो, अभी तक तुम्हारी इंजरीज ठीक नहीं हुई। और तभी जियो कहता है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? मैं मरा कैसे नहीं प्रिंस, क्या आपने मुझे बचाया? ये सुन के यू जियो से कहता है ना तुम सिर्फ जिंदा हो बल्कि अब तुम एक कल्टीवेटर भी बन गए हो और फ्यूचर में तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। ये सुन के जियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो यू से कहता है और वो यू के आगे झुक जाता है। उसके बाद यू उस केव से बाहर आ जाता है, पर तभी यू को एहसास होता है कि कोई उस पे नजर रखे हुए है और ये और कोई नहीं क्राउन प्रिंस के साथ वाला ओल्ड मैन जिसका नाम वही था वो यू पे नजर रखे हुए था। वहीं यू को भी ये बात पता चल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ क्राउन प्रिंस के लोगों ने एक टाइगर बीस्ट को घेरा हुआ था और तभी क्राउन प्रिंस के साथ वाली लड़की जिसका नाम रोज था वो उस टाइगर बीस्ट पे अटैक कर देती है, जिससे वो टाइगर बीस्ट वहीं मारा जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जो अभी भी उस केव के बाद उसी तरह खड़ा हुआ था। ये देखकर ओल्ड मैन वही कहता है मुझे लगता है इस लड़के में कोई खास बात नहीं है। और ये कहकर वो ओल्ड मैन थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगता है, पर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो यू को देखता है यू अभी भी बिल्कुल उसी तरह खड़ा हुआ था। ये देखकर वो ओल्ड मैन वाई कहता है कुछ तो गड़बड़ है, अभी तक भी ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? और ये कहकर वो ओल्ड मैन वाई यू की तरफ चला जाता है। असल में ये यू का एक स्पिरिचुअल क्लोन था और जैसे ही वो ओल्ड मैन वाई यू के क्लोन को टच करता है वो क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन वाई कहता है लड़के मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। उसके बाद वो ओल्ड मैन अपना ऑरा रिलीज करता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक ट्रैकिंग टेक्निक का यूज करता है और तभी उसे यू के फुट स्टेप्स नजर आने लगते हैं, जहाँ यू के फुट स्टेप्स उस केव के अंदर जा रहे थे। ये देखकर वो ओल्ड मैन वाई भी उस केव के अंदर चला जाता है, पर उसे उस केव के अंदर कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर वो ओल्ड मैन वाई कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये की रियल में होते हुए ऐसी टेक्निक्स का यूज कैसे कर सकता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उस ओल्ड मैन वाई को देखते हैं और वो उस केव के अंदर सूंघते हुए कहता है ये तो स्पिरिट फ्लावर की स्मेल है। और वो ओल्ड मैन वाई शौक होते हुए कहता है तो स्पिरिट फ्लावर इसके पास था। और वो सामने उस स्टोन पे बड़े ब्लड को देखते हुए कहता है क्या उस लड़के ने स्पिरिट फ्लावर को एक नॉर्मल सर्वेंट के ऊपर यूज किया? अगर ये बात प्रिंस को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद वो ओल्ड मैन वाई यू के फुट स्टेप्स के पीछे पीछे जाने लगता है और जैसे ही वो ओल्ड मैन वाई उस केव से बाहर आता है तो वो यू के फुट स्टेप्स को देखते हुए कहता है ये तो स्नो माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है वो लड़का स्नो माउंटेन की तरफ चला गया है, ये लड़का वाकई काफी ज्यादा स्मार्ट है। उसके बाद वो ओल्ड मैन वहीं रुककर क्राउन प्रिंस का इंतजार करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम यू और जियो को स्नो माउंटेन की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ जियो को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ये देखकर यू जियो से कहता है तुम यहीं बैठकर कल्टीवेट करो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये सुन के जियो वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। उसके बाद हम क्राउन प्रिंस और उसके लोगों को देखते हैं और वो सभी स्नो माउंटेन पे पहुंच चुके थे और वो यू और जियो को ढूंढ रहे थे। और तभी एक गाल क्राउन प्रिंस से कहता है प्रिंस ये रॉयल हंटिंग का बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन क्रिएचर्स रहते हैं। अगर हम यहाँ से और ज्यादा आगे गए तो हो सकता है वो हम पे हमला कर दें, इसलिए हमें और ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। ये सुन के क्राउन प्रिंस कहता है रॉयल हंटिंग टेस्ट को खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा है और यू हमसे बचने के लिए अपने एक दिन इन स्नो माउंटेन्स के अंदर छुप के गुजारेगा। और क्राउन प्रिंस अपने साथियों से कहता है हम सब मिलकर उन डीमन बीस्ट को हरा देंगे, तो तुम सब डरो मत और उस लड़के को ढूंढो। जिस पे वो सभी कहते हैं ओके, और वो सब एक बार फिर से उन दोनों की तलाश में निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू और जियो को देखते हैं, जहाँ जियो अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। और ये देखकर यू जियो से कहता है तुम प्रैक्टिस करते रहो, मैं हमारे खाने के लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। उसके बाद यू कुछ फल तोड़ कर लाता है और यू जियो को भी वो फल खाने के लिए देता है। उसके बाद वो दोनों डियर हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों मिलकर काफी सारी डियर्स का शिकार करते हैं। और तभी यू को वहाँ पे एक सिल्वर फॉक्स नजर आती है और यू उस सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहता है इसकी स्पीशीज तो बहुत ज्यादा रेयर है। और तभी वो फॉक्स वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर यू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसके बाद यू उस फॉक्स को किसी तरह पकड़ लेता है और जब यू उस जगह को देखता है तो यू कहता है ये तो वही जगह है जहाँ मैंने अपनी पिछली लाइफ में उस
लड़की को देखा था। और यू कहता है अगर इस बार मुझे वो लड़की मिली तो मैं इसे जरूर बचा लूंगा। और जैसे यू वहाँ से वापस जाने लगता है तभी उसे वही लड़की नजर आती है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, जहाँ उस लड़की के पीछे क्राउन प्रिंस और उसके लोग पड़े हुए थे। उस लड़की को देखकर यू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है ये लड़की मुझे इस लाइफ में भी मिल गई, पर ये सब इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उसके बाद यू कहता है इस बार तो मैं इस लड़की को बचा के रहूंगा। और तभी यू को एक आइडिया आता है और यू उस सिल्वर फॉक्स को छोड़ देता है। और जैसे ही वो फॉक्स क्राउन प्रिंस के सामने से गुजरती है वो सभी रुक जाते हैं। क्राउन प्रिंस उस फॉक्स को देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही रेयर फॉक्स है। उसके बाद क्राउन प्रिंस ओल्ड मैन वाई और लेडी रोज से कहता है तुम लोग उस सिल्वर फॉक्स को पकड़ो। और वो अपने दोनों गार्ड्स को उस लड़की के पीछे जाने को कहता है। और क्राउन प्रिंस उन्हें कहता है अगर तुम सब ने इन्हें पकड़ लिया तो मैं तुम सबको ग्राउंड वेपन दूंगा। ये सुन के वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों गार्ड उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। वहीं यू भी उनका पीछा कर रहा था और तभी वो लड़की भागते हुए अपने डैगर से एक गार्ड पे अटैक कर देती है, जिससे वो गार्ड वहीं मारा जाता है। और अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करने की वजह से वो लड़की भी वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दूसरा गार्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही वो गार्ड उस लड़की की तरफ जाने लगता है तभी यू अपनी किंग सील से उस गार्ड पे अटैक कर देता है, जिससे वो गार्ड भी वहीं मारा जाता है। उसके बाद यू उस लड़की को वहां से उठाकर भाग जाता है और यू उसे एक केव के अंदर ले जाता है। और यू केव के अंदर उस लड़की को एक बड़े से स्टोन पे लेटा देता है। उसके बाद यू उस केव की इंट्रेस्ट पे एक शील्ड लगा देता है। उसके बाद यू उस लड़की को देखते हुए कहता है फाइनली इस लाइफ में मैंने इसे बचा ही लिया। और तभी वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और वो यू की गर्दन पे अपना डैगर रख देती है। और वो यू से कहती है कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद यू उस लड़की को सब कुछ बताता है कि कैसे यू ने उस लड़की की जान बचाई थी। ये सब सुन के वो लड़की यू को सॉरी कहती है और वो लड़की यू का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वो लड़की खुद को हील करने लगती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर यू उस लड़की को स्पिरिट फ्लावर देते हुए कहता है तुम इसका यूज करके खुद को हील कर सकती हो। और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो यू से कहती है क्या तुम ये स्पिरिट फ्लावर मुझे दे रहे हो, क्या तुम जानते हो ये ट्रेजर कितना खास है। ये सुन के यू हमें अपना सर हिलाता है और यू कहता है मुझे शायद ये फ्लावर तुम्हारे लिए ही मिला होगा। उसके बाद वो लड़की उस स्पिरिट फ्लावर को खा लेती है और वो खुद को हील करने लगती है। ये देखकर यू भी वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और तभी यू की नजर उस लड़की पे जाती है जहाँ उस लड़की के पीछे एक डीमन स्टैचू आ जाता है। और यू उस डीमन स्टैचू को देखते हुए कहता है इसके दुश्मनों ने इस डीमन स्टैचू को प्लांट किया होगा, पर ये लड़की इस बारे में कुछ नहीं जानती, तभी ये अपनी इंजरीज को हील नहीं कर पा रही। और यू उस डीमन स्टैचू को देखते हुए कहता है इस बारे में तो मैं भी इस लड़की की हेल्प नहीं कर सकता। भाई उस लड़की को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो कहती है मुझे 3 महीने लग जाएंगे इस स्टैचू को खत्म करने के लिए। और तभी वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और वो लड़की जाके यू के सामने बैठ जाती है। और यू उस लड़की से कहता है हमें काफी देर हो गई है मिले हुए, पर अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। जिस पे वो लड़की कहती है मेरा नाम लिंग है। उसके बाद यू उस लड़की से कहता है अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। और ये कहकर यू वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो लड़की यू से कहती है अभी तक मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ और ये जगह भी इतनी ज्यादा सेफ नहीं है कि मैं यहाँ रुक कर खुद को हील कर पाऊँ, तो क्या तुम मेरे हील होने तक मेरे साथ रुक सकते हो। ये सुन के यू सोचते हुए कहता है आज लास्ट डे है रॉयल हंटिंग टेस्ट का, अगर मैं वापस रॉयल गेट पे नहीं गया तो मुझे लिस्ट से निकाल देंगे। यू को सोचता हुआ देखकर वो लड़की कहती है अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम लेट नाइट को यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं और यू मिस लिंग से कहते हैं आपकी हीलिंग टेक्निक तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या आप मुझे उस बारे में बता सकती हैं। जिसपे मिस लिंग यू से कहती है वो एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम हेवनली मिस्ट रिक्लामेशन है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर ये टेक्निक भी अभी के लिए मेरे किसी काम की नहीं थी। अगर तुम मुझे वो स्पिरिट फ्लावर नहीं देते तो मैं खुद को कभी भी हील नहीं कर पाती। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ क्राउन प्रिंस को वो सिल्वर फॉक्स मिल जाती है और जैसे ही वो तीनों थोड़ा आगे जाते हैं तभी उन्हें अपने 2 गार्ड्स मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर क्राउन प्रिंस गुस्से से कहते हैं किसने किया ये सुन के ओल्ड मैन वाई अपनी ट्रैकिंग टेक्निक का यूज करता है। उसके बाद वो तीन उन फुट स्टेप्स का पीछे करते हुए एक खाई के पास पहुंच जाते हैं। उस खाई को देखते हुए क्राउन प्रिंस कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस लड़की ने यहाँ से जंप लगा दी। उसके बाद सीन चेंज होता है और सभी लोग रॉयल हंटिंग गेट से वापस आने लगते हैं। वहीं जियो भी रॉयल हंटिंग गेट के पास खड़ा होकर अपने मास्टर का इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो गाइडर वहाँ खड़े गार्ड से कहता है सभी लोगों के डीमन क्रिस्टल्स को काउंट किया जाए। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने डीमन क्रिस्टल्स लेकर उन गार्ड की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे खड़ा गार्ड अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई बचा है तो वो जल्दी से यहाँ आ जाए, अगर वो यहाँ नहीं आया तो स्लेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और तभी यू वहाँ पहुँच जाता है जिसे देखकर जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद यू अपने डीमन क्रिस्टल्स लेकर उस गार्ड की तरफ चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे बैठा एल्डर यू के डीमन क्रिस्टल्स को देखने लगता है। उसके बाद वो एल्डर यू के डीमन क्रिस्टल्स के पॉइंट काउंट करने लगता है और यू को 730 पॉइंट्स मिलते हैं। और वो एल्डर यू को एक पेपर देते हुए कहता है तुम्हारी रैंक तुम्हें थोड़ी ही देर में बता दी जाएगी। उसके बाद वहाँ पे एक रैंकिंग बोर्ड लगाया जाता है और उस रैंकिंग बोर्ड को देखकर सभी भागकर उस रैंकिंग बोर्ड की तरफ जाते हैं। और तभी यू भी भागकर उस गेट की तरफ जाता है यू की रैंकिंग देखने के लिए। और जैसे ही वो यू की रैंकिंग देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मास्टर आप 98 पे हैं टॉप 100 में से। ये सुन के यू कहता है चलो अच्छा है मैं कम से कम टॉप 100 में तो आ ही गया। उसके बाद उन सभी को उनकी रैंक के हिसाब से रिवार्ड दिए जाते हैं जहाँ क्राउन प्रिंस के पॉइंट सबसे ज्यादा थे और उसे रिवार्ड के तौर पर एक डाउएस डिवाइन पिल दी जाती है। उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों को उनकी रैंकिंग के हिसाब से रिवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके बाद यू का नंबर आता है
है और यू को रिवार्ड के तौर पर वेनवू अकेडमी में जाने का मौका दिया जाता है, जिसे यू भी खुशी खुशी कबूल कर लेता है। उसके बाद यू को उस अकेडमी का एक बैच दिया जाता है। उसके बाद यू जियो के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और यू जियो के साथ अपने हाउस में पहुंच जाता है और तभी हम यू को अपने रूम के अंदर देखते हैं जहाँ यू के फादर उसे मिलने के लिए आते हैं और यू के देखकर यू के फादर शौक होते हुए कहते हैं तुमने नियादी आलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनकर यू हाँ में अपना सर हिलाता है, जिसपे यू के फादर कहते हैं मुझे टेस्ट करने दो और तभी यू के फादर यू पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देते हैं और ये देखकर यू भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन पे अटैक कर देता है और उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे को पीछे धकेलने लगते हैं। ये देखकर यू के फादर शौक होते हुए यू से कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ये देखकर यू के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद यू के फादर अपनी सीक्रेट गार्ड्स को वहाँ पे बुलाते हैं और यू के फादर यू की तरफ इशारा करते हुए उन गार्ड से कहते हैं ये तुम्हारे यंग मास्टर हैं और आज से तुम इनका भी हुक्म मानोगे। ये सुन के वो तीनों सीक्रेट गार्ड यू के सामने झुक जाते हैं। उसके बाद यू के फादर उन तीनों को इंट्रोडक्शन देते हुए यू से कहते हैं इसका नाम मू यी है, इसका नाम क्यान वू है और इसका नाम हुआंग जियो है और ये सभी शुआन टोंग रियलम के एक्सपर्ट्स हैं। उसके बाद यू के फादर यू से कहते हैं मैं अंडरवर्ल्ड में जा रहा हूँ, अगर कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपने सीक्रेट गार्ड से कहकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। और ये कहकर यू के फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यू अपने तीनों सीक्रेट गार्ड्स के साथ मिलकर अपने अंकल को हाउस अरेस्ट करा देता है और यू कीमो से कहता है तुम मेरे अंकल पे नजर रखे रखना। उसके बाद यू हुआंग जियो से कहता है मेरा ऑर्डर पास करवाओ, अब से किसी को भी टायर हाउस के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम वू जियांग को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने के लिए आता है और वो कीमो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फादर को हाउस अरेस्ट करने की। ये सुन के कीमो कहता है हमें ऐसा करने के ऑर्डर्स मिले हैं तो प्लीज तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो वरना मुझे तुम्हारे साथ रूटलेस बिहेव करना पड़ेगा। ये सुन के वू जियांग वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। उसके बाद यू अपने सीक्रेट गार्ड्स की मदद से उनके खिलाफ जाने वाले लोगों को अपने पैलेस से बाहर निकाल देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जहाँ यू वहाँ के लोगों से कहता है अब से किंग पैलेस ऑफ परिसन का मैं इंचार्ज हूँ और अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी कोई बात सुने बगैर ही उसे यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग यू को ग्रीट करते हैं और वो यू से कहते हैं हम आपके साथ हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एम्परर को देखते हैं जो वहाँ बैठकर एक स्पिरिट ड्रैगन को रिफाइन कर रहा था और तभी वहाँ पे एक आदमी जिसके हाथ में एक लेटर था वो बहुत जल्दी में वहाँ आते हुए एम्परर से कहता है द प्रिंस ऑफ ज़ेन के बेटे सू यू ने रिसेंटली बहुत सारे लोगों को अपने पैलेस से बाहर निकाला है, मुझे लगता है उसकी नजर हमारे पैलेस पे है, हम सब कुछ खो चुके हैं। ये सुन के एम्परर उस आदमी से कहता है किसी को उस पे नजर रखने के लिए भेजो, अगर वो कोई भी कदम उठाए तो मुझे उसकी खबर चाहिए। ये सुन के वो आदमी कहता है यस माय मैजेस्टी और ये कहकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जो मिस लिंग के बारे में सोच रहा था और जैसे यू खिड़की से बाहर देखता है तभी उसे वहाँ पे मिस लिंग नजर आती है। ये देखकर यू भागकर मिस लिंग की तरफ जाते हुए कहता है मिस लिंग अब यहाँ कैसे आई और आपने आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये सुन के मिस लिंग कहती है मैं बस अभी अभी यहाँ आई हूँ। ये सुन के यू मिस लिंग को अपने रूम के अंदर ले जाता है और वो मिस लिंग को वहाँ बैठने को कहता है और यू भागकर जियो के पास आते हुए जियो से कहता है जल्दी से सूप तैयार करो और लड़की के कपड़ों का भी इंतजाम करो। ये सुन के जियो यू से कहता है मास्टर मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसे भी शौक है और जियो स्माइल करने लगता है। ये सुन के यू उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है जल्दी करो और ये कहकर यू वापस मिस लिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ मिस लिंग यू के रूम को बड़े गौर से देख रही थी और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ यू मिस लिंग को स्पिरिचुअल रूट दिखाता है जिसे देखकर मिस लिंग कहती है ये तो बहुत ही मिस्टीरियस स्पिरिचुअल रूट है, इवन इसके बारे में मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और देखने से लगता है ये बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल रूट है, पर ये डेड नहीं हुई, इसके अंदर अभी भी स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। तुम इस स्पिरिचुअल रूट को थोड़ा सा टाइम दो, कुछ टाइम बाद ये स्पिरिचुअल रूट खुद ही रिबॉर्न हो जाएगी। और तुम एक बात भूल रहे हो, अभी तो विंटर है और विंटर के अंदर तो सब कुछ वैसे ही खत्म होने लगता है। ये स्पिरिचुअल रूट विंटर में कभी भी रिबॉर्न नहीं हो सकती। इवन अगर इस रूट की स्पिरिचुअल पावर भी वापस लौट आए फिर भी ये रूट विंटर में रिबॉर्न नहीं हो सकती। ये सुन के यू कहता है मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इस रूट को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी में था और इसलिए शायद मैं कंफ्यूज हो गया। और यू उस स्पिरिचुअल रूट को रखते हुए कहता है मैं स्प्रिंग आने तक इसका वेट करूंगा और उसके बाद इसे ऑब्जर्व करूंगा। और ये कहकर यू उस स्पिरिचुअल रूट को रख देता है और तभी जियो भी वहाँ आ जाता है जो न्यू कपड़े और सूप लेकर आता है। और जियो यू से कहता है मास्टर जैसा कि आपने कहा था मैं नए कपड़े और सूप ले आया हूँ। और जैसे ही जियो की नजर मिस लैंग पे पड़ती है जियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जियो कहता है मुझे लगा था मास्टर इन कपड़ों को खुद पहनने वाले हैं। ये सुन के मिस लैंग हंसने लगती है और ये देखकर यू जियो को डांटते हुए कहता है तुम क्या उल्टा पुल्टा सोचते रहते हो, इसे यहीं रख दो और तुम जाओ यहाँ से। और ये कहकर यू जियो को उस रूम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद यू मिस लिंग से कहता है मैं जानता हूँ आप एक इमोर्टल लेवल की कल्टीवेटर हैं और आप इस सर्दी को इजीली बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अभी आपकी बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड है तो इसलिए आप ये सूप पी लें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। और उसी के साथ मैंने आपके लिए कुछ नए कपड़े भी मंगवाए हैं, उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। ये सुन के मिस लिंग यू का शुक्रिया
शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद यू उस रूम से बाहर आ जाता है और मिस लिंग अपने कपड़े चेंज करने लगती है और थोड़ी देर बाद मिस लिंग अपनी ड्रेस चेंज करके दोबारा रूम से बाहर आती है और मिस लिंग बाहर आती हुई यू से कहती है मैंने ड्रेस चेंज कर ली। पर यू के तो मिस लिंग को इस ड्रेस में देखकर होश ही उड़े हुए थे और वो बहुत प्यार से मिस लिंग को देख रहा था। ये देखकर मिस लिंग यू से कहती है आपका देखना हो गया या अभी और भी देखना है। ये सुन के यू मिस लिंग से कहता है आप इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। ये सुन के मिस लिंग शर्मा जाती है और वो ब्लश करने लगती है। उसके बाद यू मिस लिंग को अपना पैलेस दिखाने लगता है। उसके बाद यू एक रूम की तरफ इशारा करते हुए मिस लिंग से कहता है आप यहाँ रुक सकती हैं, अब से ये आपका रूम है। ये सुन के मिस लिंग एक बार फिर से यू का शुक्रिया अदा करती है और मिस लिंग अपने रूम की तरफ जाने लगती है। पर तभी यू मिस लिंग को पीछे से आवाज देता है और यू मिस लिंग से कहता है अगर रिक्लेमेशन टेक्निक को सीखने में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या मैं आपसे एडवाइस ले सकता हूँ। ये सुन के मिस लिंग स्माइल करते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर आपको उस टेक्निक को लेकर कुछ डाउट हो तो आप किसी भी टाइम आकर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मिस लिंग यू से कहती है मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ रुकने दिया। और मिस लिंग यू से कहती है आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ यू और जियो अपने घोड़े पे बैठकर मार्केट की तरफ निकल जाते हैं और तभी वो दोनों उस मार्केट के एक तरफ चले जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्टल का स्टैचू रखा हुआ था, जिसे देखकर जियो यू से कहता है मास्टर ये क्या है और हम यहाँ क्यों आए हैं। ये आसमान से उतरा हुआ स्टोन है और ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट है वैन डाओ युआन में हमसे पहले आने वाले लोगों के लिए, और यहाँ पे तुम हो या मैं, इवन यहाँ किंग भी आ जाए तो उनके लिए भी एक ही तरह का लॉ होता है। और यू जियो से कहता है इससे आगे हम घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते। ये सुन के जियो कहता है ओ ऐसा है तो अब मैं समझा। और ये कहकर वो दोनों अपने घोड़ों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग टावर के पास पहुँच जाते हैं और यू जियो से कहता है तुम यहीं रुको, तुम इससे आगे और अंदर नहीं जा सकते, तुम यहीं रुक कर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और ये कहकर यू उस बिल्डिंग टावर को क्रॉस करता हुआ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और तभी यू एक बड़े से गेट के पास जाके रुक जाता है और यू उस गेट को बड़े गौर से देखने लगता है और यू उस गेट को देखते हुए कहता है व्हेन डाउ यू ऑन। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यू यहाँ क्यों आया है और उसे व्हेन डाउ यू ऑन में क्या काम पड़ गया। ओके तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यू मिस लिंग को अपने पैलेस में रहने के लिए उनका रूम दिखाता है और उसके बाद यू जियो के साथ मिलकर वैन डाओ एकेडमी की तरफ निकल जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यू को वैन डाओ एकेडमी के गेट के पास देखते हैं जहां एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये एकेडमी इस सीजन में बंद रहेगी। और ये पढ़कर यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो गुस्से में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही कहता है कि मैं इतना ज्यादा लंबा सफर तय करके आया हूँ तो मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने वाला। और ये कहकर यू खुद को शांत करने लगता है और उसके बाद यू उस गेट के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है पर उसे एकेडमी के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। यू इधर उधर टहल ही रहा था कि उसे वाइन की स्मेल आती है और यू समझ जाता है कि कोई न कोई एकेडमी के अंदर जरूर मौजूद है। उसके बाद यू एकेडमी के गेट को ओपन करने की कोशिश करता है और वो गेट थोड़ा सा ओपन हो जाता है और गेट ओपन होते ही यू को एक ओल्ड मैन नजर आता है जो मजे से अपनी वाइन पी रहा था। उस ओल्ड मैन को देखकर यू कहता है चलो शुक्र है कोई न कोई तो इस एकेडमी के अंदर मौजूद है, अब मेरा काम हो सकता है। और ये कहकर यू उस ओल्ड मैन से कहता है प्लीज इस गेट को ओपन करें, मुझे अंदर आना है। जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है बच्चे कौन हो तुम और चले जाओ यहाँ से, अब ये गेट नेक्स्ट सीजन ही खुलेगा। ये सुन के यू उस ओल्ड मैन से कहता है मैं इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अंदर आने दें, मेरे पास वाइन का बहुत अच्छा कलेक्शन है, अगर आपने मुझे अंदर आने दिया तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। पर वो ओल्ड मैन यू की बात को इग्नोर करते हुए मजे से अपनी वाइन को पीने लगता है और ये देखकर यू उस ओल्ड मैन से कहता है मेरे पास पीयरलेस वाइन भी है जो कि मेरे घर में पड़ी हुई है, अगर आप मुझे अंदर आने दें तो मैं आपको उसका एक जार दे सकता हूँ। पीयरलेस वाइन का नाम सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। पर वो ओल्ड मैन दोबारा लेटते हुए यू से कहता है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, भला तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास पीयरलेस वाइन कहाँ से आएगी, मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला, तुम चले जाओ यहाँ से, ये एकेडमी विंटर में ओपन नहीं होती, तुम नेक्स्ट सीजन में आना। ये सुन के यू खुद से ही कहता है ये ओल्ड मैन तो वाकई बहुत ज्यादा चालाक है, मैंने यहाँ आने तक बहुत ज्यादा मेहनत की है तो अब मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता, मुझे इस ओल्ड मैन को किसी और चीज की ऑफर करनी होगी और अगर मैं इस ओल्ड मैन की परमिशन के बगैर अंदर जाता हूँ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ, इसलिए मुझे इस ओल्ड मैन को किसी न किसी तरह मनाना होगा। और ये कहकर यू उस ओल्ड मैन से कहता है मैं एक किंग का बेटा हूँ और मेरे फादर के पास हजारों साल पुरानी इमोर्टल वाइन्स पड़ी हुई हैं, अगर आप मुझे अंदर आने दे तो मैं आपको वो इमोर्टल वाइन दे सकता हूँ। इमोर्टल वाइन का नाम सुनकर वो ओल्ड मैन एक बार फिर से शौक हो जाता है और सोचता है कि इमोर्टल वाइन तो लिंजियो नाम की एक सिटी बनाती थी जो कि 100 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और लिंजियो सिटी के खत्म होते ही इमोर्टल वाइन भी खत्म हो गई थी। और ये कहकर वो ओल्ड मैन यू से कहता है लड़के तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जिसपे यू कहता है भले ही लिंजियो सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी पर उस सिटी के अंदर हमें
काफी सारे ट्रेजर्स मिले थे, जिसमें हमें इमोर्टल वाइन भी मिली थी जो कि मेरे ट्रेजर हाउस में पड़ी हुई है। और ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी स्पीड से यू के पास चला जाता है और यू उस ओल्ड मैन की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यू खुद से ही कहता है आखिर ये ओल्ड मैन है कौन, मैं इसकी कल्टीवेशन तक को नहीं देख पा रहा। उसके बाद वो ओल्ड मैन यू से कहता है बच्चे क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वाकई तुम्हारे पास इमोर्टल वाइन है? जिस पे यू कहता है हाँ बिल्कुल, और भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। ये सुन के वो ओल्ड मैन यू से कहता है ओके ठीक है, मैं तुम पे यकीन करता हूँ, अब जल्दी से अपने घर जाओ और मेरे लिए इमोर्टल वाइन लेकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। और हाँ मुझे इमोर्टल वाइन के 3 जार चाहिए वरना मैं ये गेट ओपन नहीं करूंगा। ये सुन के यू उस ओल्ड मैन से कहता है क्या अभी, क्यों ना आप अभी के लिए मुझे अंदर आने दें और बाद में मैं किसी को कहकर वो इमोर्टल वाइन मंगवा लूंगा। ये सुन के वो ओल्ड मैन यू से कहता है क्या तुम मुझे पागल समझते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये गेट ओपन करूँ तो तुम पहले जाकर इमोर्टल वाइन लेकर आओ, उसके बाद ही मैं ये गेट ओपन करूंगा। और ये कहने के बाद वो ओल्ड मैन अपनी स्पीड का यूज करते हुए वापस अपनी जगह पे जाकर लेट जाता है। ये देखकर यू कहता है ये ओल्ड मैन इमोर्टल वाइन के बगैर नहीं मानने वाला, और ये कहकर यू भागता हुआ जियो के पास जाता है और जियो से कहता है जियो तुम जल्दी से घर जाओ और इमोर्टल वाइन की 3 जार लेकर आओ और जल्दी वापस आना। ये सुन के जियो वहाँ से इमोर्टल वाइन लेने के लिए निकल जाता है और यू वापस उस गेट के पास आकर उस ओल्ड मैन को देखता है और उसके बाद यू वहीं उसी गेट के पास बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और कल्टीवेट करते हुए यू अपने स्पेस रियलम में पहुंच जाता है जहाँ बहुत ज्यादा लाइटिंग हो रही थी। वहीं बाहर उस ओल्ड मैन को एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है और वो ओल्ड मैन अपनी पावर का यूज करते हुए उस गेट के आर पार देखता है और वो यू को कल्टीवेट करते हुए देखता है। यू को कल्टीवेट करता देखकर वो ओल्ड मैन एक स्माइल करता है और उसके बाद वो दोबारा अपनी वाइन निकाल कर पीने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था, इस सीरीज का फर्स्ट सीजन खत्म हो गया है, जैसे ही इसका सेकंड सीजन आएगा मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी और सीरीज की भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस सीरीज को एक्सप्लेन करने की। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।